बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज इसराइल का जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है उसकी कोई इंतहा नहीं है। वो टाइम जब नेतन्याहू से इस वक्त मामला संभाले नहीं जा रहा और पुतिन को कह रहा है कि मेरे मामला तय करवाओ, उस वक्त यमन ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और ये असल में कमर्शियल शिप था जो इसराइल की जानिब जा रहा था। इस कमर्शियल शिप को एमएससी यूनाइटेड बेसिकली इस पर उन्होंने एंटी शिप मिसाइल मारे और उसको तबाह कर दिया। सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने पहले वार्निंग दी, उसके बाद दोबारा वार्निंग दी और तीसरी वार्निंग में फाइनली उन्होंने कहा कि अब अगर आप यहाँ से नहीं मोड़ते या कुछ नहीं होता तो हम आपका शिप उड़ा देंगे। और इस सूरत हाल में जब तीसरी दफ़ा वार्निंग पर उन्होंने रिजेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि 20 सेकंड है आपके पास, फैसला आपने करना है। फिर काउंटडाउन शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने हुक्म दे दिया यमनी फोर्सेस को। उन्होंने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और इस मिलिट्री ऑपरेशन में उन्होंने एंटी शिप मिसाइल मारे और इस शिप को बुरी तरह तबाह कर दिया। ये इसराइल के लिए इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा झटका था कि एक तरफ ये शिप्स उन्होंने तबाह कर दिए और दूसरी जानिब उसी वक्त यमनी फोर्सेस ने यह काम किया कि उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने इसराइल के इलाद शहर के ऊपर इतने मिसाइल, ड्रोन्स और वेरियस उन्होंने हर चीज़ें मारी जो जाकर इलाद के ऊपर लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अमेरिका का और इसराइल का जो मिसाइल सिस्टम है वो भी नहीं रोक पाया। और इसराइल, वो असल में कहते हैं इसको उमे अल रश, ये बेसिकली जो फ़लस्तीन का इलाका था ये उसका नाम था। ये 1948 के बाद फ़लस्तीन के हाथ से निकल गया था और फिर इन्होंने इलात यहाँ पर बनाया। तो इलात में जाकर उन्होंने हिट किया है और साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है, हम अमेरिका और इसराइल को कहते हैं कि किसी के बाप की ज़रूरत है तो अगर हमें रोक सकता है तो रोक ले। हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, ना हम इसराइल को छोड़ेंगे। और आज के बाद हम मजीद वार्निंग जारी कर देते हैं कि जिस कंपनी ने अपना आप बेड़ागर्क करवाना है वो यहाँ से इसराइल के लिए माल ले जाए। और आज हम ऐलान करते हैं कि इसके बाद जो भी आएगा हम उसका भी वही अशर करेंगे जो हमने इनका किया है। देखिए, यमन इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस आया था और यमन ने आकर जो काम किया है और जिस तरह वो आकर धमकी देते हैं, और आप ये देखिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन आते हैं और वो आकर कहते हैं कि जी हमने फलाना फलाना काम किया था, ये काम किया, वो काम किया। अब आप सोचे ज़रा कि अमेरिका तो अपनी फोर्सेस लेकर आया हुआ है, तो अमेरिका की जो फोर्सेस है वो कर क्या रही हैं? ये बात सबसे ज़्यादा अहम समझने वाली है कि अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। देखिए, आप अगर कोई बंदा उठकर ये कह दिए अमेरिका की फोर्सेस की कैपेबिलिटी नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अमेरिका ने हालिया कहा कि मैंने 12 ड्रोन्स तबाह किए यमन के जो है मुझ पर हमला करने के लिए। अच्छा, अगर आपने तबाह किए तो आज क्या हुआ था? ये जितने शिप आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए मौजूद है ना, उसके डिस्ट्रॉयर, और उसके अलावा अमेरिका की और भी बाकी सारी चीज़ें मौजूद है, तो फिर सिक्योरिटी कैसे आपकी बाईपास हो रही है? इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसराइल असल में तहादी ढूंढ रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर के कोई हमारा साथ दे। मिस्र ने इनकार कर दिया, सऊदी अरब तो वैसे नहीं, और बहुत सारे ममालिक ने इनकार कर दिया। अब वो जितनी कंपनीज हैं अब वो सारे मिलकर एक प्लान करने जा रहे हैं कि परमानेंटली शायद वो रेड सी से ऑपरेशन अपना ख़त्म कर देंगे परमानेंटली। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये जंग जारी रहती है हम शायद अपना ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जापान की कंपनीज ने पहले इनकार किया और बहुत सारी कंपनीज ने इनकार किया। और मज़े की बात ये है, ऐसी कंपनीज भी अब इनकार करने जा रही हैं कि जो समझती हैं कि जी हम यहाँ पर इसराइल किसी और जगह नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ लड़ाई है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब इसराइल का इमेज पूरी दुनिया में इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि इसराइल इस खत्ते के अंदर पूरी दुनिया को जंग में धकेल रहा है, एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जहाँ पर किसी का बिजनेस सलामत नहीं रहेगा। लिहाजा हमें हर सूरत इसराइल से अवॉइड करना है और इस चक्कर के अंदर हम अपने शिप्स को तबाह नहीं करवा सकते। और मज़े की बात यह है कि खाली शिप तबाह नहीं हुआ, उसके ऊपर जो कंटेनर्स होते हैं वो भी जलकर राख का ढेर बन जाते हैं और जो इसराइल के लिए बड़ी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए, ये जितना भी हमला होता है ये असल में मैनेज नहीं कर पाता। आप जितना मर्जी कोई कोशिश करते रहे,
इस सारे मामले पर अमेरिका को इजराइल ने कहा तुमने मुझे कहा था, या इन कंपनीज ने कहा था कि भाई तुमने हमें गारंटी दी थी कि हम यहाँ पर जितने शिप्स आएंगे उनके साथ हमारी नेवल सिक्योरिटी आएगी। अब सोचे जरा अमेरिका को उसने क्या करा। अमेरिका को तो इराक के अंदर इतनी मार पड़ी है और वहां पर उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिसाइलों से हमला हुआ है और इतने ज्यादा मिसाइल दागे गए। असल में स्ट्रेटजी इनकी जो थी यमन की, ईरान की और ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी अजीबोगरीब स्ट्रेटजी थी। ये पहले से तैयार बैठे हुए थे, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने अब ये काम किया। असल में ये बात ये है कि अब कहानी खुलकर सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा 2-3 सालों से ग्रैंड प्लान बना था और वो ग्रैंड प्लान ये था कि आप इजराइल को किस तरह टैकल कर सकते हैं। हमास उधर लड़ाई करेगी, हमास के साथ हिजबुल्लाह लड़ाई करेगी, फिर इराक के अंदर एक लड़ाई होगी, वहां से करते करते फिर यमन का मामला असल में ये है कि इसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। असल में पिछले 9 सालों से उन्होंने अमेरिका से इतनी लड़ाई की है, इतनी लड़ाई की, अमेरिका के सिस्टम को वो समझ गए, उनके डिफेंस सिस्टम को। फिर जब वो मैदान में उतरे, असल में आपको एक पुश चाहिए होता है और वो पुश था टेक्नोलॉजी का। अब सोचे जरा कि एक्यूरेसी जो है इस वक्त यमन की, कि वो किसी भी शिप को तबाह करते हैं, सबसे पहले वो शिप दूर से आते हैं और आकर उनकी डायरेक्शन वो पकड़ते हैं। डायरेक्शन पकड़ने के बाद फिर वो मिसाइलों का रुख करते हैं, फिर उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनको वो वार्निंग जारी करते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ से हटा लें। वो कहते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अब कुछ ऐसे भी मामलात हुए हैं कि कुछ इनको फेक वार्निंग भी आई थी। अब वो न जाने कहाँ से आई थी, ये एक अजीब सूरत हाल है। तो ये समझते हैं कि बहुत दफ़ा कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो जो मामला है वो सब में डिस्ट्रेस कॉल चला देते हैं ये जितने भी शिप है और पीछे बातचीत करते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं। लेकिन आगे से मामला ये होता है कि वो बातचीत नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं आप कंटिन्यू करें। असल में उस दौरान शायद अमेरिका ये समझना चाह रहा होता है कि जब वार्निंग आती है पहली, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है हम इनका सफाया करते हैं। अमेरिका के साथ मसला ये हुआ है कि जितनी शिपिंग कंपनीज थी उन्होंने कहा था कि हम अपने रूट बदल लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने साथ काम ये किया कि अमेरिका ने इनको कहा कि आप रूट ना बदले, हमारी नेवल की सिक्योरिटी आपको पूरी तरह हर शिप के साथ जाएगी। अब वहाँ से जब शिप आते हैं तो नेवल की सिक्योरिटी जाती है, जो पहली वार्निंग आती है वो डायरेक्ट पीछे पैगाम जाता है। तो अमेरिका कहता है आप कंटिन्यू करें। असल में वो इंतजार कर रहे होते हैं कि यमन वहाँ से मिसाइल मारे तो हम इनका मिसाइल तबाह करें। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है कि देखिए कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप एक बात बताइए कि आम शिप जा रहे हो और इतने शिप तबाह हुए हो, इतने शिप तबाह हुए हो, इतने उन्होंने पकड़ लिए हो, क्या ऐसा मुमकिन है कि वहाँ के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो इन वार्निंग्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करें कि ठीक है भाई इन्होंने कहाँ से करना है। जब आपको पता होता है कि आपके शिप तबाह हो रहे हैं, नॉर्वे का, अमेरिका का, फ्रांस का, बरतानिया का, बुल्गारिया का तमाम शिप का जो मामला है वो सारे का सारा आपको तबाह होता नजर है, तो आप वार्निंग इग्नोर क्यों करेंगे? या तो आप बहुत बड़ी ताकत हो। वो वार्निंग ये कह रहे हैं, यमन ने कहा जी उन्होंने हमारी वार्निंग इग्नोर की। वो वार्निंग असल में इग्नोर नहीं की उन्होंने अमेरिका को पीछे कहा। तो अमेरिका ने कहा ठीक है इनका मिसाइल आएगा, हम उसको तबाह कर देंगे, हम डिटेक्ट करेंगे। वो मिसाइल आए, वो ड्रोन्स आए और आकर वो तबाह करके गए और अमेरिका का सिस्टम काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका को ये लगी हुई है, वो कह रहे हैं जितनी मर्जी कोशिश करें। देखिए कुछ मामला है बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला। आप जानते हैं कि पिछले काफी अरसे से चाइना ने स्ट्रेटजी बनाई थी कि उसकी जितनी टेक्नोलॉजी थी वो अपना मुंह बंद करके रखता है, जिप लगाई हुई है, वो दुनिया को नहीं बताता। ईरान को भी उसने जिस मुल्क को टेक्नोलॉजी दी है वो उसको यही कह रहा है कि तुमने अपना मुंह बंद रखना है, दुनिया को जाहिर ना होने दो कि तुम्हारे पास है क्या। आप गौर करते जाएं कि जब हमास ने हमला किया था डिमोना के ऊपर, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इसराइल का कयाम जानते हैं अब तक क्यों बचा हुआ है? क्योंकि इसराइल एक न्यूक्लियर ताकत है। आप बता दें कि दुनिया के अंदर कितनी न्यूक्लियर ताकत है। आपके एटमी असासों के ऊपर अगर कोई रॉकेट आकर गिरे तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या है कि आपका सारे का सारा सिस्टम कंप्रोमाइज हो। वहां पर डिटेक्शन नहीं हुई। इसराइल के अंदर कई मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए। इसराइल के 2 आयरन डोम हालिया तबाह हो गए और वो आयरन डोम के ऊपर जाकर हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे। आपने एक चीज गौर की है, तमाम चीजों में आप गौर करते जाएं। फिर ईरान का ड्रोन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आ गया और उसने आकर वो वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर वो दिखा दिया, वो भी अमेरिका ने डिटेक्ट कर पाया। आप अगर गौर करेंगे तो चारों इवेंट्स के अंदर आपको एक ही चीज नजर आएगी
कि टेक्नोलॉजी बाईपास कर रही है। यानी हमास ने रॉकेट मारा, उनका मिसाइल सिस्टम, डिमोना आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके ऊपर 24/7 आपके सबसे हाई डिफेंस सिस्टम और तमाम आपके तैयारे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वहां कोई सोता नहीं है, हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसको बचाना होता है, वरना तो कोई भी आकर तबाह कर देगा। तो आपका रॉकेट वहां पर गिरता है, आपके आयरन डोम तबाह होते हैं, डिटेक्शन नहीं हो पा रही, पता ही नहीं चल पा रहा। फिर यही चीज अगर आप रिपीट करते हुए देखेंगे तो इजराइल के अंदर कुछ ड्रोन्स आकर लगे, खुलकर सामने नहीं आए, जब मारना होता है तब। फिर यमन ने अब जो काम शुरू किया है, कैसे मुमकिन है कि यमन हमला कर रहा है और आपसे वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, आपके वहां पर अमेरिका ने चले एक दफा कहा जी हमारे जो खास तौर पर नेवल का पूरा डिस्ट्रॉयर था वो दूर था, अब तो आप लेकर आए हैं ना, पिछले 1.5-2 हफ्ते से आपके डिस्ट्रॉयर यहीं पर है ना, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में, तो आपके होते हुए कैसे हमला हो सकता है? अब बताएं पूरी दुनिया को कि आप इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे। ये बात इनको समझ ही नहीं आ पा रही कि हमला कैसे होगा। लेकिन बहरहाल करते करते मामला इस नहज पर आकर पहुंच गया है कि चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। अब गौर करें तो सारी चीजों में एक ही बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है और ये बाकी चीजों पर, और टेक्नोलॉजी नहीं। यही तो वो वजह है कि अमेरिका अभी तक यमन पर हमला नहीं कर पाया। वरना देखिए, आप जो मर्जी कह ले, यमन का वो लेवल नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर करे। और यमन ने जिस तरह जिगरा दिखाया हुआ, वो खुलकर कह रहे हैं जी हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो अमेरिका को ललका रहे हैं। कितनी अमेरिका ने धमकी दी। इसका मतलब है कि अमेरिका की जो आधी बात है वो तो बिल्कुल ठीक है कि ईरान टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो क्या ईरान टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया कि अमेरिका और बाकी ताकतें, यानी इतना तो अमेरिका ने एडमिट कर लिया है कि हम अपना सारा सिस्टम बंद कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी हमें डिटेक्ट करते हैं और हमला कर देते हैं और एक्यूरेसी बढ़ी है इनकी। तो करते करते सूरत हाल का लेवल ये आ चुका है कि इस वक्त अमेरिका ने शिकस्त मानी हुई है। वरना नेतन्याहू कभी जिंदगी में ब्रिटेन को कॉल करके ये बात ना कहता कि आप मेरे हमास के साथ डील फाइनलाइज करवा दें और ये सारा मामला हो, वरना वो कभी जिंदगी में ना कहता। उसको जरूरत क्या, कभी उसने आगे किया है कोई मामला है बात अमेरिका के अलावा? उसे अमेरिका को बताने के लिए अमेरिका क्यों नहीं मदद कर रहा, ये बात समझने वाली है। अमेरिका को डर ये है कि देखिए अभी मामला ये है कि अभी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, वो लेट से इस मैदान में खुद अमेरिका के लिए यमन पर हमला करना कोई मुश्किल है, वो आज कर सकता है और यमन हर हमले को रोक नहीं सकता है, ये भी सबको पता है। वो यमन पर लेट से हमला करता है, फिर क्या होगा? यमन बदले में मिसाइल मारेगा, ड्रोन्स मारेगा, बड़ी तबाही करेगा। जब वो करेगा तो अगर अब अमेरिका से नहीं डिटेक्ट हो पा रहा, तो जब वो डायरेक्टली अमेरिका पर हमला शुरू कर देगा, तो आप बताइए अगर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर 25 अरब डॉलर तक जो हो चुका हुआ है, वो कैसे बचाएगा उसको? अगर यहां पर नहीं हो रहा तो वहां पर, अगर उस वक्त तो चाइना तो पूरी तरह चाहेगा और ईरान भी चाहेगा और रशिया भी चाहेगा कि भाई अब तो ये दाड़ के नीचे आया है, अब तो इसको चबा जाओ और हमला करो। यमन जब हमला करेगा, मिसाल के तौर पर यमन कहता हम बारिश कर देंगे मिसाइलों की और ड्रोन्स की और न जाने क्या कुछ। एक भी मिसाइल मिस हो गया ना डिटेक्ट होने से, तो गया आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। आप फिर रिपेयर करते रहे, आप इसको लेकर जाएं फिर वहां पर अमेरिका में, फिर क्या होगा? आप जंग छेड़ देंगे। आपके अड्डे जहां पर है कोई सपोर्ट आपको दे नहीं रहा। तो ये असल में वजह जो बनी हुई है, वो समझिए इस बात को। अमेरिका बड़ा परेशान है इस बात से कि ये हो क्या रहा है, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है। आप बता दें ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी देनी होती है, वरना ये जितने जो डाकू होते हैं, जो बहरी डाकू हैं, वो तो सारा कुछ लूट लाट के ले जाएं। तो इस सारे मामले पर आपने पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम दे दिया है कि भाई हम लड़ाई नहीं कर सकते। अब यही तो वो वजह है कि इजराइल का जो चीफ है वो कहता है कि जी हम ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा महीने चाहिए। आप बताएं कब आपको लास्ट टाइम ये बात उन्होंने ऑपरेशन करने से पहले कही थी? मीडिया में क्या आ रहा था? 12 दिन, 10 दिन, 7 दिन, डिफरेंट फिगर से मैक्सिमम 12 दिन था। आप 82वें दिन में दाखिल हो चुके हैं, 82 दिन, और तीसरा महीना कंप्लीट होने में सिर्फ 8 दिन बाकी है, चौथा महीना शुरू हो जाएगा। 3 महीने कंप्लीट हो जाएं और अमेरिका हमला ना कर पाए और 10 ममालिक हमला ना कर, ये नॉर्वे, इटली, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे मुल्क क्यों चले गए हैं? उनको ये बात पता चल गई है कि कोई टेक्नोलॉजी है
जो हमारे पास नहीं है, जो इनको दी गई है, वो हमला करें। वरना अमेरिका कभी भी यहाँ पर इतने दिन वेट ना करता, वो हमला कर जाता। उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है। और इसराइल देखिए, उसके दुश्मन वो पुतिन के पास जा रहे। पुतिन अगर यहाँ पर कोई मामला सुलह करवाने में या लेट से कुछ भी करने में कामयाब हो जाता है, तो खित्ते का लीडर कौन बनकर उभरेगा? रशिया, जिसको दबाने के लिए तो सारी अमेरिका ने बाजी खेल दी थी। कहानी जो है वो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।